आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शज़ेब मेकन, आपका गाइडर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 10th क्लास की फिज़िक्स का आगाज़ किया हुआ है। 10th क्लास का हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, जो कि बेसिकली उसका फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे उसके 2 लेक्चर हो गए हैं। आज इंशाल्लाह हम अल्लाह की मदद से तीसरे लेक्चर का इब्तिदा करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैथ स्प्रिंग सिस्टम। उसमें पहले उसमें ना अब हम एनर्जी का उसके साथ कंसर्न पाल लेते हैं जी, एनर्जी का क्या रिलेशन है। सो सबसे पहले हम एनर्जी कन्वर्सेशन इन मैथ स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा बेटा, देखिए, जो भी बॉडी या जो भी सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा उसमें एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। एनर्जी कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी इन मैथ स्प्रिंग system remains constant या फिर conserved। बेटा, अब इधर जोन सा आपने जो अब बात मैंने बोली है कि टोटल एनर्जी जोन सी होती है मैथ स्प्रिंग सिस्टम में कांस्टेंट रहती है। सो बेटा, इधर मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जगह आपसे वो सिंपल पेंडुलम पूछ ले, बॉल बाउल सिस्टम पूछ ले, या खाली सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछ ले, तो ये बेसिकली टर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सबके लिए सेम टर्म होगी, बस इधर मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जगह अगर एसएचएम के लिए पूछे वो लिख दो, अगर सिंपल पेंडुलम के लिए पूछे वो लिख दो, अगर बॉल बाउल सिस्टम के लिए पूछे वो लिख दे। ठीक है जी। अच्छा बेटा, टोटल एनर्जी में बेसिक क्या आता है? ये टी टोटल एनर्जी बेसिकली ये क्या होती है? प्रोडक्ट और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। देखें, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? कब होती है? जब एक बॉडी स्टिल होती है, मूवमेंट नहीं कर रही होती। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब एक बॉडी मोशन, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी है, ड्यू टू इन अ स्टिल बॉडी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इन दोनों का साथ, सो लीनियर, रोटेशनल, रैंडम सारी जो एनर्जीज होगी वो काइनेटिक में कंक्लूड हो जाएगी, कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब आपको कल मैंने पीछे मीन पोजीशन का भी बता दिया। पहले जी मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन इधर करते हैं, और एट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हिसाब होता है जी? हाँ जी, मीन पोजीशन पे बेसिक टोटल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने बताना है कि कंजर्व्ड कैसे होती है जी। एक कंजर्व तब भी होगी जब एक मैक्सिमम और यानी कोई एक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो यानी तो ही एनर्जी होगी ना, कंजर्व तो ही रहेगी कांस्टेंट। अच्छा देखें, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, कब होती है? जब एक बॉडी स्टिल होती है तब पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम होगी, और जब मोशन होगा तब काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होगी। मीन पोजीशन में कोई मोशन हो रही होती है नहीं, इसलिए इधर पोटेंशियल एनर्जी आपकी यूज हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी नहीं यूज होगी। सो एट मीन पोजीशन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इज मैक्सिमम and potential energy is minimum। ठीक है जी। इसी तरह अब हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है जी? एक वो
पाथ डिस्टेंस कवर करके आती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करके आती है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने से मोशन होता है, तो मोशन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यूज हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, इज मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी, मोशन में पोटेंशियल एनर्जी यूज नहीं होती, तो ये मैक्सिमम होगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब देखें टोटल एनर्जी है इधर, मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन क्या होता है, ये आपकी 0 होती है और ये मैक्सिमम होती है। एनर्जी जो सी होती है 1/2 mv², इसी के इक्वल होता है, मैक्सिमम होती है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो सी होती है, ये इधर mgh होती है। ये आप इसको ना मजीद रिलेशन पढ़ेंगे अपने फर्स्ट ईयर में, वहां आपको पता चल जाएगा कि इनके फॉर्मूले में भी ना सिमिलैरिटी आ जाएगी 1/2, वो भी हम उसको भी बना सकेंगे। अभी आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखें। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी इधर भी रहती है, कंजर्व रहती है। होप सो आपको इतनी क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अच्छा बेटा चलें, ये एनर्जी कंजर्वेशन तो होगी। अब अभी तक जो हमने पढ़ा ना, यानी एक लॉन्ग किया, उसमें हमने जो बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी बेटा आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमने कल अपने लॉन्ग में यूज किया। हुक्स लॉ बेटा क्या होता है? हाँ जी, हुक्स लॉ होता है जी फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी या सिस्टम या ऑब्जेक्ट या मास इज directly proportional to displacement from its mean position। यही था हुक्स लॉ। इसको जरा मैथमेटिकली देख लेते हैं जी। आप मैथमेटिकली क्या था, फोर्स जो सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, एलिमिनेटिंग प्रोपोर्शनैलिटी कर देंगे जी। प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो साइन है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर के इज कांस्टेंट। ये हमने हुक्स लॉ लिख दिया जी। ये बेटा आपको 2015 में लाहौर बोर्ड में ये शोट आया था, स्टेट हुक्स लॉ। ये है, ये उसकी स्टेटमेंट होगी और ये मैथमेटिकली 2 नंबर के लिए इतना काफी है। ये फोर्स जब हम लगाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बेटा, ये आज जो मैं आपको टर्म्स करवा रहा हूँ ना, ये आप ना अपने लॉन्ग में भी ना, अगर कोई बच्चा ऐड करना चाहे, जहां जहां जिक्र आ रहा है, मसलन जहां पे हुक्स लॉ हमने अप्लाई किया, हमने उधर लिखा ना बाय हुक्स लॉ, आगे स्टेटमेंट ऐसे लिख दे और फिर ऐसे वो सोल्व कर दे, वैसे इंप्रेशन मजीद अच्छा आपका पड़ जाएगा लॉन्ग का। हुक्स लॉ स्टेट कर दे। होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट का मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अच्छा, अब हुक्स लॉ तो हो गया। अब हुक्स लॉ के बाद क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी हुक्स लॉ से ही आया था। जी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आया था, F
एफ इज इक्वल टू के ऑफ एक्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कल आपको मैंने बताया था। सो के एक साइड पे रहने दे, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है तो एफ ओवर एक्स हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या स्टेटमेंट, क्या डेफिनेशन बनेगी, द रेशो ऑफ फोर्स applied on body is directly proportional of the ratio of force applied on body, मैं वो हुक्सला स्ट्रेट करने लग गया हूँ, the ratio of force applied on body to displacement covered by body from its mean position। तो ये हमारे पास आ गया जी, इस स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा ये भी उन्होंने ना शॉर्ट पूछ लिया था। सो अच्छा, अब आगे इसको मजीद प्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली करते हैं इसका जरा। मैथमेटिकली क्या होता है जी, f इज इक्वल टू के ऑफ एक्स, हमें k चाहिए तो k इंप्लाइज दैट का मतलब है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, ये आ गया जी। अच्छा, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इधर से हम k के यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो अब यूनिट्स की बारी, यूनिट्स पर के इधर लिख लेते हैं। अच्छा, क्या फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का न्यूटन। तो के का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। अच्छा, आपको ये पता होगा 1 न्यूटन आपने 9th में पढ़ा है। 1 न्यूटन 9th क्लास में आपने पढ़ा कि 1 न्यूटन जो होता है इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो F इज इक्वल टू के इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पर मीटर और मीटर से कैंसिल हो गया, तो ये किलोग्राम पर सेकंड। तो के हमारे पास 2 यूनिट्स आ गए, एक न्यूटन पर मीटर और एक किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, पर स्क्वायर सेकंड। होप सो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब ना एक शॉर्ट आ जाता होता है, हाउ वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन स्टिफनेस कहते हैं सख्ती को, ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग जितना सख्त होगा उतनी के की वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी। सो इसका जवाब है वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट वेरीज डायरेक्टली विद stiffness of spring। सो नीचे 2 पॉइंट्स हम लिख देते हैं शॉर्ट। अब इतने के तो वो 2 नंबर नहीं ना दे, कम से कम मैं तो नहीं दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर इसका मतलब है कोई भी चेकर नहीं देगा इसको। आपका मैट्रिक लेवल है तो आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखे। डायरेक्टली का क्या मतलब है, लार्ज नहीं स्टिफ springs
have large value of K, K means spring constant, or soft spring have small value of K, K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सॉफ्ट, जितना सख्त होगा उतने K की वैल्यू बढ़ेगी और जितना नरम होगा उतनी K की वैल्यू कम होगी। अच्छा जी, होप सो इतना आपको क्लियर होगा। अच्छा, जरा आप ना ये क्वेश्चन को ना थोड़ा मैं आपको समझा दे तो ड्रामेटिकली, ताकि आपके मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सख्त मजीद अब आपने ना लेट करना है, ये वाला जो स्प्रिंग है ना ये सख्त है और ये वाला जो है नरम है, सॉफ्ट है, और ये स्टिफ है, हार्ड है। अच्छा, आप देखिए के की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। यानी फोर्स ज्यादा होगी तो के की वैल्यू ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो के की वैल्यू ज्यादा। इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब जो हार्ड स्प्रिंग होगा वो डिस्प्लेसमेंट कम कवर करेगा, फोर्स जबकि ज्यादा लगेगी और डिस्प्लेसमेंट कम, और इधर जी फोर्स कम लगेगी और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ऐसे ही है। अब एक नरम स्प्रिंग है, आप रबर की ले लें और एक स्प्रिंग को ले लें, उस रबर को भी आप एक स्प्रिंग कंसीडर कर लें। अब वो है जी इलास्टिक रबर स्प्रिंग, आप करें कि वो है थोड़ा लाइट स्प्रिंग, तो फोर्स भी उस पर इतनी नहीं लगेगी और वो खुला भी जल्दी हो जाएगा। और इसके बरक्स जो उनसे हमारे पास दूसरा स्प्रिंग होगा जो पेंसिल के अंदर होता है, वो उससे तो हार्ड होता है ना, उससे फोर्स भी थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी और वो जगह भी कम, मींस वो खुलेगा भी कम। सो ये है कि ये फोर्स, आप फोर्स ज्यादा लगेगी तो, और जब फोर्स ज्यादा लगने पे कम डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो फिर जो उनसे होता है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। और जब फोर्स कम लगने से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर हो तो के की वैल्यू बड़ी होती है, ज्यादा होती है। सो आपको कम होती है, सॉरी कम होती है। सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद आपने एक टर्म पढ़ी थी रिस्टोरिंग फोर्स। हाँ जी, तो ये क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है, इट इज फोर्स विच पुशेस और पुल्स बॉडी, ऑब्जेक्ट, मास या सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं? ये वो फोर्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत पे आती है। अच्छा, ये एक पॉइंट ऐड कर लें क्योंकि शॉर्ट में ही आ गए तो सिर्फ डेफिनेशन लिखने का आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। इट एक्ट्स अप टू इलास्टिसिटी of the, it acts up to the elasticity of the spring, springy body। अच्छा जी बेटा,
रिस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं? इट इज द फोर्स विच पुशेस और पुल्स बॉडी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। यानी एक आपको कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक बॉडी है, अब स्प्रिंग को आपने खींचा है, उसने वापस अपनी असल हालत में आना है, तो असल हालत में वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी। अगर आपने ज्यादा खींच लिया तो भी वो अपनी मेन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी, और अगर उसको प्रेस कर दिया तो भी वो अपनी ओरिजिनल हालत में इसी की वजह से आएगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और इट एक्ट्स अप टू इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी मैस होगा, जो भी सिस्टम होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इलास्टिक लिमिट, आपने 9th क्लास के चैप्टर 7 में हुक्स लॉ तक पढ़ा कि इलास्टिक लिमिट तक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। सो होप सो ये आपको क्लियर हो गई होगी रिस्टोरिंग फोर्स की भी डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे आप मुकम्मल सपोर्ट दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।